तो आज कम से कम अच्छी ओपनिंग की आप उम्मीद नहीं करें, क्योंकि कल मार्केट जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था शायद आज एसजीएक्स निफ्टी उसको धोना चाहता है। और यही आंकड़ा आपके सामने चल रहा है कि 85 अंकों की जो गिरावट एसजीएक्स निफ्टी पर है ये पूरी तरह से दबाव बना रही है। और एशियन मार्केट्स में कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं होगा जो आपको हरे निशान में या फिर बेहतर स्थिति में दिखेगा। ज़्यादातर के अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है और परसेंटेज में भले कम, लेकिन सेंटीमेंट में जो प्रेशर है ये इंडियन स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा दिख रहा है। वो यूरोपियन मार्केट से भी हमको दिखा, क्योंकि कल जब यूरोपियन मार्केट खुले थे सिर्फ 0.25% की गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन उसके बाद ये गिरावट करीब 1% तक स्ट्रेच कर गई थी और यूएस मार्केट से भी स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज के मान राकेश बंसल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ओवरऑल मार्केट को अगर ग्लोबल हिसाब से देखेंगे तो आपको कमजोरी दिखेगा और सेंटीमेंट में शायद जल्दी से इंप्रूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि यूएस में 8 तारीख को इलेक्शंस हैं। लेकिन फिर भी टेक्निकली इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी जिनके पास लॉन्ग है वो स्टॉप लॉस क्या रख लें, और जिनके पास शॉर्ट है तो उनका टारगेट बुक करने का यानी कि प्रॉफिट बुक करने का रेंज क्या होगी? गुड मॉर्निंग डिम्पी। अगर निफ्टी की बात करें तो साइडवेज जोन में मूव कर रहा है। यूएस मार्केट भी साइडवेज जोन में मूव कर रहा था कल से पहले और कल एक क्रैक देखने को मिला। अगर डाउ जोन्स क्लोजिंग बेसिस पर 18,000 के स्तर को तोड़ता है तो वहां पर एक मेजर क्रैक होगा। और भारतीय बाजारों में भी निफ्टी स्पेसिफिकली प्रेशर के अंदर है। आपने जो पहला चीज पूछी किसी के पास लॉन्ग है तो लॉन्ग में स्टॉप लॉस नहीं, पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है निफ्टी का मूड काफी हद तक बिगाड़ेंगे। इन्फोसिस में एक बड़ा क्रैक देखने को मिला है। अगर इन्फोसिस में एक 50-70 रुपीज का डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो दूसरे लार्ज कैप अलॉन्ग विद मिड कैप आईटी एंटायर निफ्टी और मार्केट का मूड खराब करेंगे। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है नीचे में 85-50 एक मेजर सपोर्ट है, वहां तक निफ्टी गिरने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म के अंदर। आईटी पर आप नेगेटिव हैं तो ऐसे में कोई शॉर्टिंग ट्रेड्स भी हैं आपके? बिल्कुल दीपाली, मेरा ऐसा मानना है इन्फोसिस को बेच के चलना चाहिए। इन्फोसिस में एक बड़ा क्रैक देखने को मिला है। इन्फोसिस का फ्यूचर में 1026.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 960 के लक्ष्य के लिए इन्फोसिस के फ्यूचर को बेच के चलना चाहिए। कल आयशर मोटर्स काफ़ी चल रहा था अपने नंबर्स के दम पर, आज एक बार प्रॉफिट बुक कर लें आयशर मोटर में या फिर अभी कैरी रखा जा सकता है सौदे को? देखिए डिम्पी, इस आयशर के अंदर एक क्रैक देखने को मिला था। सेम लाइंस पर एमआरएफ के अंदर नतीजों के बाद एक क्रैक देखने को मिला था और दोनों के अंदर ही कल एक बड़ा मूव देखने को मिला है। नई पोजीशंस लेने की सलाह नहीं दूंगा। किसी ने अगर ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशंस बनाई हैं तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुनाफे को बांधने में समझदारी होगी। सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं चॉइस ब्रोकिंग से, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, निफ्टी पर कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल दीपाली, मार्केट्स के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। आई थिंक इमीडिएटली अगर मार्केट्स के ऊपर किसी ने ट्रेड लेना है तो वो सेल साइड का होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इंट्राडे में इमीडिएटली 8550 का लेवल टेस्ट करेगा मार्केट, और वो लेवल टूटा तो 8500 तक के भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। तो 8600 के ऊपर कहीं पर भी आपको निफ्टी मिले तो एक बार सेल करके काम करना चाहिए। और एक चीज और, अगर इस बार 8500 निफ्टी ब्रेक करता है तो हमको 150 से 200 पॉइंट का फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए और ट्रेडिंग के व्यू से सेल साइड में रहना चाहिए। ठीक है, इस बीच सुनील जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक से। सुनील, शुक्रिया समय देने के लिए। क्या आप पहले से प्रिपेयर थे बाजार में इस तरह की गिरावट आएगी? अगर पहले से प्रिपेयर नहीं थे, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किसको शॉर्ट कर रहे हैं और निफ्टी पे क्या टारगेट स्टॉप लॉस रख रहे हैं आप? देखिए, मार्केट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ब्रॉडर लेवल पे जो निफ्टी है वो कंसिस्टेंटली करेक्शन मोड में है ऑलमोस्ट 1.5-2 मंथ से। कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर के लेवल में, नो डाउट नीचे की तरफ बायस थोड़ा ज़्यादा होया हुआ है और मार्केट 8,600 से ज़्यादा नज़दीक में ज़्यादा रह रहा है देन 8,800 या 900 के। नो डाउट अगर हमने देखा है तो लास्ट 1-1.5 महीने में एफआईआई ने भी काफ़ी माल लिक्विडेट किया है, बट जो तेज़ी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में बनी हुई है और उसमें अभी भी तेज़ी कंटिन्यूस है। तो ज़्यादा वरी जो हमें लगती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगती है। अगर सपोज करो उसमें करेक्शन आएगा तो वो करेक्शन काफ़ी शार्प रहेगा, क्योंकि वो जो ब्रॉडर मार्केट है उसके साथ में नहीं चल रहा है। ब्रॉडर मार्केट करेक्शन दिखा रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप तेज़ी से भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉशन जो ज़्यादा होना चाहिए वो मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना चाहिए। लार्ज कैप में वी आर नॉट वरीड। हमें लगता है कि नियर टर्म का एक कंसोलिडेशन फेज है वो ओवर अ पीरियड में भी इन फ्यू डेज शायद पूरा हो जाएगा और फिर एक हमें अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो अगर कोई भी डिप लार्ज कैप में आता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देती है।
बिल्कुल। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा चुके हैं, वहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। लार्ज कैप में उतने वरी नहीं है सुनी, लेकिन लार्ज कैप के एक बड़े शेयर की बात कर लेते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है, फिर मूड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो खराब हो सकता है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 200 रुपए पर उन्होंने रखे हैं और कहा है कि जो रेवेन्यूज हैं वो प्रेशर में रहेंगे लॉन्गर टर्म में भी। स्टॉक 250 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इन तरह से भी 50 रुपए का डाउन साइड मॉर्गन स्टैनले देख रहा है। सुनील, आपकी राय क्या है एसबीआई पर? हमारा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। एसबीआई पे हमने रिकमेंडेशन बाय दे रखा है विथ टारगेट ऑफ अराउंड 290 या 300 के आसपास है। नो डाउट नियर टर्म में इन सभी बैंकों ने काफ़ी प्रॉब्लम झेली है, बट एसबीआई एक आउट परफॉर्मर रहा है और एसबीआई ने अपनी एसेट क्वालिटी प्लस ग्रोथ दोनों चीज़ों को थोड़ा संभाल के रखा है। उसमें एक जो अनसर्टेनिटी है मर्जर की दूसरे बैंकों के, वो भी ज़्यादा क्लियर है कि उसे पता है कि भाई कौन कौन सी बैंक इसमें मर्ज होने वाली है, तो उसका भी आगे निगेटिवनेस जो दूसरी बैंकों में एक क्वेश्चन मार्क है वो इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि नो डाउट एसेट क्वालिटी अब यहाँ से का इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए या एटलीस्ट स्टेबल रहनी चाहिए, और ग्रोथ सेकेंड हाफ जो नॉर्मली इनका पीक सीजन रहता है उसमें ग्रोथ भी थोड़ी रिवाइवल होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमें कंपैरेटिवली एसबीआई पीएसयू बैंक में ज़्यादा ठीक लगता है, बट जो हमारा एज ऑफ नाउ बेटर पिक है वो एचडीएफसी बैंक हमें ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा लगता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, हालांकि वो बेरिश तो नहीं है एसबीआई पे, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि थोड़ा दबाव रह सकता है। 290 का टारगेट तो निर्मल बैंक की तरफ से ही है। दो कंपनीज पे और आपका व्यू चाहते हैं जो कल चल भी रही थी राकेश। एक तो एमओआईएल पे, क्योंकि ये खबर ये भी है कि उन्होंने अपने और के जो दाम हैं वो 25 से 30% बढ़ाए हैं। ये खबर अब सिस्टम में आ गई है, तो सेल ऑन न्यूज़ वाला जो क्राइटेरिया है क्या एमओआईएल पे पूरा हो जाएगा? कल अच्छा चला था 9-9.5%। और दूसरा कोल इंडिया, जहां पे उत्पादन के आउटपुट के आंकड़े आए हैं, 4.3 करोड़ टन का एक आउटपुट रहा है जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो कोल इंडिया और मोइल दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, दोनों सरकारी कंपनीज हैं। डिम्पी, मोइल में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमने 335 के ऊपर बनते हुए देखा है, उसके बाद स्टॉक ने लगभग 365 तक की रैली दिखाई है, कल की क्लोजिंग 360 की है। अगर मार्केट की करेक्शन में स्टॉक करेक्ट करता है और किसी कारण से करेक्शन में 340 के अराउंड आता है, तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने का नज़रिया बना के इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे, गिरावट पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। कोल इंडिया की बात करें डिम्पी, तो यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर एक ट्रेडिंग का नज़रिया है। नीचे में 310 के अराउंड एक सपोर्ट है, ऊपर में 344 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे, नई ट्रेडिंग पोजीशंस लेने की सलाह नहीं दूंगा। नई पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं है कोल इंडिया पर। कोल इंडिया पर आज नोमरा की रिपोर्ट भी आई है, जहां पर बाय रेटिंग तो मेंटेन की है लेकिन टारगेट को चेंज नहीं किया है। 345 जो कि प्रीवियस टारगेट्स थे उन्हीं के साथ ही स्टिक रहा है नोमरा। लेकिन कुछ और शेयर्स जो कि खबरों में हैं उनमें ऑर्किड फार्मा, ल्यूपिन, इन दो स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं। आज शायद डिफेंसिव का जो रोल अदा करे वो फार्मा शेयर्स हो सकते हैं। छोटे फार्मा स्टॉक्स में हमने खरीदारी पिछले कुछ सेशंस में देखी भी है। ऑर्किड फार्मा पर पॉजिटिव खबर है, प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं और कुल 4.25% गिरवी रखे हुए शेयर से जिनको रिलीज करवाया है। बड़ी क्वांटिटी तो पॉजिटिव खबर है ऑर्किड फार्मा के लिए। वहीं ल्यूपिन यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, ऑर्थोसाइक्लिन के जेनरिक वर्जन के लिए अप्रूवल मिला है। दोनों स्टॉक्स पर खबरें पॉजिटिव हैं। लेकिन सुमित, फार्मा से कोई ट्रेड इंट्राडे में अगर आप पिक करना चाहें एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तो वो कौन सी रहेगी? दीपाली, हमने ग्लेनमार्क फार्मा को बाय साइड में चुना हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने कल एक बहुत अच्छा मूव दिया था और अब ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि इमीडिएटली 1000 रुपीज पे रुक सकता है। और अगर 1000 रुपीज का लेवल ग्लेनमार्क फार्मा अगर क्रॉस करता है तो 1040 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट ओपन होते वक्त अगर कोई दबाव छोटा सा देखने को मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर 930 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1000 से 1040 के टारगेट होने चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा को प्रेजेंट लेवल्स पे सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी मार्केट के अंदर आपको देखेंगे कि टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर कुछ हद तक मोमेंटम बना हुआ है। कल एक अहम बैठक भी थी, पहले बैठक के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा और टेलीकॉम कंपनी के सीईओ के बीच कल बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय एयरटेल इंडिया के सीईओ गोपाल विट्ठल, वोडाफोन इंडिया के सीईओ सुनील सूद और आइडिया के एमडी हिमांशु
भी शामिल थे। अब मनोज सिन्हा ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या खत्म करने के लिए 100 दिन का वक्त मांगा है और मनोज सिन्हा के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक 60,000 टावर्स लगाए हैं, जिसमें से एयरटेल के 22,000, आइडिया के 25, वोडाफोन के 13,000 टावर्स लगाए गए हैं। वहीं रिलायंस जियो ने 45,000 टावर्स लगाए हैं। ट्राई की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि कॉल ड्रॉप की समस्या में सुधार हुआ है। अब मंत्रालय ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाने जा रहा है। आइए सुन लेते हैं इस पर राजन मैथ्यू ने क्या कहा। The telecom has again meeting with telecom operators. What has been done in this meanwhile for the issue of the call drop? So the minister asked each of the operators to give an update on the commitments that had been originally made. All of the operators had shown significant progress. In fact, on a consolidated basis, 60,000 BTSs were supposed to be put up. Over 120,000 have been put up. In terms of optimization, over 100,000 BTSs were supposed to have been done. 240,000 BTSs were optimized. So clearly, the industry has done a lot more. In addition, it has already invested significant amounts of money in the new spectrum auctions. So the Honourable Minister says, please continue to make the investments, continue to use the spectrum for rolling out additional sites, and please ensure that the black spots now, because in general, the QoS is being met except in the black spots. So he said, please focus on the black spots in terms of solving this issue. So anything requires support you require from Department of Telecom to resolve this issue? So we continue to ask the department for support in working with NDMC, MCD, working with the Postal Department, working with the Defence. These are all continuous areas that the Minister says that he will continue to help the department, the industry to work with. He didn't ask for our commitment and their help to continue in these areas. So any new targets has been set for you? No, each of the individual operators have given their revised commitments for the next 60 and 90 days. All of them have already said, look, we've doubled it already from the last 6 days. We will continue to make sure that the like type of investments are continued to be made, and we will see call drops come down significantly forward. So thank you. Yeah. सुनील, अभी आपकी राय क्या है टेलीकॉम शेयरों पर? लंबे समय से ये पूरा ही सेक्टर खबरों में है, लेकिन एक्शन हम नेगेटिव साइड पर ज्यादा देखते हैं, फिर चाहे वो रिलायंस जियो का लॉन्च हो, स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो, कॉल ड्रॉप का मसला हो। लेकिन स्पेशली जिस तरह के अर्निंग्स आए थे भारती एयरटेल के, अच्छे नंबर्स रहे थे, पॉजिटिवली सरप्राइज किया उन अर्निंग्स ने। क्या कोई स्ट्रैटेजी आप बदल रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं इन स्टॉक्स को लेकर? अभी हम टेलीकॉम सेक्टर्स पे काफ़ी निगेटिव थे, बट वो अब आज की डेट में निगेटिव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आइडिया में जो भी निगेटिव आना था वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी आ चुका है, वेदर वो स्पेक्ट्रम साइड से हो या कंपटीशन साइड से हो। ओनली थिंग जो अभी आज की डेट में पेंडिंग है वो है कि ऑफिशियल लॉन्च ऑफ जियो, या जो एक प्राइस, जो एक फ्री पीरियड जो एक है वो ख़त्म होने के बाद में उनके जो पैकेजेस अनाउंस करेंगे उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वो जब वो इतना वरीसम बात नहीं है। मुझे लगता है जो कंपटीशन आना था वो आ गया। नो डाउट आज की डेट में इनको अभी भी 1-2 क्वार्टर लगेंगे कि जब वो एबिटा जो आज की डेट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो सुधरने में थोड़ा मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है 1 या 2 क्वार्टर लगेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। बाय करने के लिए मुझे लगता है कि अगर 2 साल का हॉरिजॉन है तो होल्ड बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आज की डेट में होल्ड करना चाहिए या लंबे पीरियड के लिए बाय करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर एक बार नज़र रख सकते हैं। लेकिन इस बीच मार्केट्स के अंदर कुछ एक खबर के साथ साथ रिजल्ट्स भी आए हैं। जैसे VST इंडिया के रिजल्ट्स रहे हैं, मुनाफा 3.5 करोड़ से 3.2 करोड़ से 3.5 करोड़ हुआ है, लेकिन आय में भी कुछ खास बड़ा इजाफा तो हुआ नहीं। VST इंडस्ट्रीज टेक्निकली देखेंगे एक बार, राकेश ठीक लग रहा है आपको? देखिए, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक नए हाइस पे खड़ा हुआ है, और डिम्पी ये मोर ऑफ अ निवेश वाले स्टॉक्स होते हैं जो एक अच्छी कंपाउंडिंग देते हैं। कोई भी करेक्शन आए तो स्टॉक को बाय करके होल्ड किया जा सकता है। जी, अर्निंग्स के लिहाज से ही मेजेस्को को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जहां पर जो मुनाफा है वो 1.5 करोड़ से बढ़कर 5.25 करोड़ रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं आय 220 करोड़ से घटकर 211 करोड़ रही है। मेजेस्को पर सुमित, कोई ट्रेडिंग बेट आप लेंगे इन अर्निंग्स के बाद? देखिए, मेजेस्को ओवरऑल स्टॉक तो ठीक लग रहा है। ये स्टॉक के अंदर एक तेजी तो की जा सकती है अगर ये लोअर लेवल्स पे 420-410 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो
तो स्ट्रिक्टली एक बार मार्केट ओपन होने के बाद वेट करके वॉच करना चाहिए। अगर इसने 420 410 के लेवल के आसपास अगर ब्रेक कर दिया लोअर लेवल्स में तो फिर बाय नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये यहाँ से घूमता है और ऊपर में अगर 445 447 का लेवल ब्रेक होता है तो बिल्कुल इसके अंदर तेजी की जा सकती है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 420 या 410 के आसपास का इसमें लगाना होगा। आई थिंक मार्केट एक बार ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद अगर ये स्टेबल होता है तो ही इसमें बाइंग करें, अदरवाइज अवॉइड कर देना चाहिए। राकेश, आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग बेट कौन सी होगी? डिम्पी, एक जो स्टॉक मैंने इन्फी रिकमेंड किया था, इन्फी को बेच के चलना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक एक्शन कंस्ट्रक्शन काफ़ी बेहतरीन लगता है। कल अगर आप देखें तो 53 रुपीज़ के ऊपर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट लिया है स्टॉक ने, 3 साल की कंसोलिडेशन के पैटर्न से एक ब्रेकआउट लिया है। मार्केट की करेक्शन में स्टॉक नीचे मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। 52.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 68 के लक्ष्य के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन को बाय करें। जी सुनील, जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस एज यूजुअल स्ट्रांग रही है, स्पेशली जेएलआर फ्रंट पर, लेकिन ओवरऑल भी जो सेल्स आई हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर रही हैं। क्या टेक अवेज हैं आपके पोस्ट सेल्स नंबर्स और कोई स्टॉक जो आप पिक कर रहे हो? जी देखिए, अभी तक टू व्हीलर के इतने कोई नंबर नहीं है। मारुति के नंबर थोड़े एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, मेनली बिकॉज ऑफ उनका इंटरनल प्रॉब्लम और प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल की प्रॉब्लम के कारण, जो कि मुझे लगता है गुजरात का जैसी प्लांट नेक्स्ट 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा वो एक जो कंसर्न है वो हट जाएगा और वॉल्यूम ग्रोथ एक हायर लेवल पे जाएगा। अदरवाइज उसके रनअप के लिए 135 से 1,35,000 से 1,45,000 के बीच में उनका सेल्स चलता रहेगा। बट उसके अलावा हमें जो अशोक लेलैंड है उसके फिगर्स काफ़ी अच्छे लगे। नो डाउट स्टॉक फिगर आने के पहले थोड़ा रनअप किया और कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड के फिगर कमिंग पीरियड में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्म्स चेंजेस जो 1 अप्रैल 2017 से आ रहा है उसके एक्सपेक्टेशंस में जो एडिशनल सेल्स होगी उसका बेनिफिट अशोक लेलैंड को आएगा। तो अशोक लेलैंड एज ऑफ नाउ हमारे टॉपिक में से स्टॉक है जो करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है।